हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम जो अनुच्छेद 19 है, जो आर्टिकल 19 है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वैसे तो देखिए 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम दिया गया है, लेकिन आज हम अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो 6 प्रकार के फ्रीडम दिए गए हैं, उनमें से सिर्फ एक के बारे में जानेंगे, यानी कि राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में हम जानेंगे, बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, जानना ज़रूरी है कि भारतीय संविधान में कहाँ पर हमें बोलने की स्वतंत्रता या अपनी बात को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता जो है वो दी गई है। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, जो हमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है। उसमें जो आर्टिकल 19 है उसी में हमें बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 19 में जो राइट टू फ्रीडम है, वो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो नागरिकों को दिया गया है, ना कि विदेशियों को। अगर मान लीजिए यहाँ पे व्यक्ति वर्ड होता, यहाँ पे व्यक्ति शब्द होता, तो हमें ये स्वतंत्रता जो है विदेशी और नागरिक दोनों को मिलती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नागरिक वर्ड का यूज़ हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्वतंत्रता है, ये जो फ्रीडम है, वो सिर्फ किसको मिला है? सिर्फ नागरिकों को, जो इंडिया के सिटीज़न हैं, सिर्फ उनको मिला है। अब हम इससे रिलेटेड केस देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है यहाँ पर ओके ए घोष वर्सेस एक्स जोसेफ का केस। इस केस में ये 1973 का केस है, ये 1973 का केस है। इस मामले में क्या हुआ कि न्यायालय ने कहा कि जो हड़ताल करने का अधिकार है, अक्सर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जैसे हड़ताल करते हैं, तो अब यहाँ पे कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि क्या हड़ताल का अधिकार भी हमारे राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन में आता है? क्या हमारी बोलने की स्वतंत्रता में आता है? तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कह दिया कि आर्टिकल 19(1) में जो दी गई बोलने की स्वतंत्रता है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें हड़ताल का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं है। किसी भी व्यक्ति को हड़ताल करने से रोका जा सकता है। जो प्रदर्शन होते हैं, जब हड़ताल का रूप धारण कर लेते हैं, लोग प्रदर्शन करते हैं, है ना, और जब वो हड़ताल का रूप धारण कर ले तो विचारों को अभिव्यक्त करने का वो सशक्त साधन नहीं रह जाता है। फिर हम उसे क्या कह सकते हैं? हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो लोग अपने विचार को जो है अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ से ये जो है ये सब क्लियर हो गया कि ओके घोष वर्सेस एक्स जोसेफ के केस में कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जो हड़ताल का अधिकार है वो हमारे वाक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो बोलने की स्वतंत्रता है, उसमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। अब देखिए, हम इसी अधिकार की तरफ, इसी स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में और कुछ जानने से पहले हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी इसके बारे में जानेंगे, है ना, क्योंकि आर्टिकल 19 में जो बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और जितने भी फ्रीडम्स दिए गए हैं वो सिर्फ पूर्ण अधिकार नहीं है, है ना, उन पर कुछ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। कब कब उनको जो ये वाली फ्रीडम्स हैं उनको रोका जा सकता है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले थोड़ा सा कुछ ये जान लेते हैं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो खंड ए है, क्योंकि ABCD ऐसे बटा हुआ है ये जो अनुच्छेद है, इसमें सबसे पहले जो हमें स्वतंत्रता दी गई है वो वाक अभिव्यक्ति की ही दी गई है। जिसका मतलब क्या होता है? बोलने या अपनी बात को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किसी भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, जहाँ पे प्रजातंत्र का शासन होता है, वहाँ की व्यवस्था की आधारशिला है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में क्या होता है? व्यक्ति वोट डालते हैं, है ना, अपना अपना जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं 5 साल के लिए, जब वोटिंग होती है। तो ऐसे देशों में बोलने की स्वतंत्रता ही अगर नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है ऐसे फ्रीडम का। तो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला होती है बोलने की स्वतंत्रता, और इस स्वतंत्रता को बड़ा महत्व दिया जाता है। बोलने की स्वतंत्रता का अर्थ है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ देखिए क्या है? शब्दों से, मुद्रण से, चिन्हों से, मुद्रण मीन्स प्रिंटिंग के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से, किसी भी और तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, है ना, अपनी बात को कहना, कोई भी तरीका ऐसा जिससे आप अपनी बात कह सकें, दूसरों तक पहुंचा सकें। अब हम इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस देखेंगे। रेस्ट्रिक्शंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी चीज़ की फ्रीडम पढ़ते हैं, किसी चीज़ का अधिकार पढ़ते हैं, तो हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उस पर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब हम इस अधिकार पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो कुछ प्रतिबंध हैं, वो भी जानेंगे कि बोलने की स्वतंत्रता पर कौन कौन से जो प्रतिबंध हैं वो दिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो देखिए, रेस्ट्रिक्शन जो हैं वो बहुत सारे हैं।
तकरीबन 8 रेस्ट्रिक्शन जो हैं वो कुल इसमें दिए गए हैं जो बोलने की स्वतंत्रता पर लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले आता है राज्य की सुरक्षा, यानी कि जब स्टेट की सिक्योरिटी की बात होती है तब बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में। तीसरा है लोक व्यवस्था, पब्लिक सिस्टम के लिए। चौथा है शिष्टाचार या सदाचार के लिए। पांचवा है न्यायालय की अवमानना, है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके बाद है मानहानि यानी डिफेमेशन। और अगला आता है अपराध उद्दीपन, यानी किसी को जब आप अपराध करने के लिए उकसाते हैं। और अगला है भारत की प्रभुता और अखंडता, यानी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये 8 जो रेस्ट्रिक्शन इसमें दिए गए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर मैं इन सबको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आर्टिकल 19 पे पहले ही अपना एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने ये जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उन सभी को डिटेल में थोड़ा डिस्कस किया है और ये बताया है कि किस किस आधार पर जो बोलने की स्वतंत्रता है उसको रेस्ट्रिक्शन किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये इस अधिकार के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, उसमें क्या जानने का अधिकार भी शामिल है। तो देखिए केस इस पर हमें देखना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है SP गुप्ता और अन्य वर्सेस भारत का राष्ट्रपति और अन्य। केस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोलने की स्वतंत्रता के हिसाब से और इसमें ये बताया गया है कि क्या जानने का अधिकार भी हमारी बोलने की स्वतंत्रता में आता है या नहीं। तो इस मामले में कहा गया है कि जो आर्टिकल 19(1) है उसमें जानने का अधिकार भी शामिल है। इसमें सरकार के संचालन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, जो नोटिसेज हैं, उनको जानने का अधिकार भी आता है। केवल कुछ मामलों में जब देश की सुरक्षा और लोकहित की बात होती है तब उनका प्रकटीकरण यानी कि उनको जो है वो जाहिर नहीं किया जा सकता। तो अगर मान लीजिए देश की सुरक्षा से रिलेटेड कोई बात होती है ना, जो कंट्री है उसकी सेफ्टी को लेकर अगर कोई बात होती है तो तब तो जानने का अधिकार शामिल नहीं होता। लेकिन बोलने की जो स्वतंत्रता है उसमें सरकार क्या क्या योजनाएं निकाल रही है, क्या क्या चल रहा है, उन सबको जानने का अधिकार भी नागरिक के पास है। ये देखिए यहाँ पे इसमें कहा गया है कि सरकार के संचालन से संबंधित सूचनाओं को जानने का अधिकार भी इसमें आता है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है वो है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बोलने की स्वतंत्रता है उसमें विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता भी आती है। अब विचारों के प्रसार का मतलब क्या हुआ कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता भी आपके पास है बोलने की स्वतंत्रता में। स्वतंत्र विचारों के प्रसारण की स्वतंत्रता से ही ये सुनिश्चित है, यानी कि जब आपके पास स्वतंत्रता से पूरे फ्रीडम के साथ अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो बोलने की स्वतंत्रता का भी कोई महत्व यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। 1978 का केस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको किसी हम भौगोलिक जो परिसीमा है उससे नहीं बांध सकते हैं, है ना। कोई भी ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस है आप उससे नहीं बांध सकते हैं। इस अधिकार का जो प्रयोग है वो नागरिकों के द्वारा भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में किसी भी देश की भूमि पर किया जा सकता है। यदि राज्य किसी व्यक्ति के द्वारा इस अधिकार के प्रयोग पर देश की सीमा के आधार पर रोक लगाता है तो उसे अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण माना जाएगा। यानी कि इस अधिकार का प्रयोग, बोलने की स्वतंत्रता का प्रयोग हम अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी कर सकते हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्शंस जो दिए गए हैं वो भी हमें ध्यान रखने हैं कि उन आधारों पर इस पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। इसके बाद आता है कि क्या बोलने की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार या चुप रहने की स्वतंत्रता भी आती है। चलिए बोलने का की स्वतंत्रता तो सबको दी गई है, लेकिन क्या कोई चुप भी रह सकता है? उसे बाध्य तो नहीं किया जाएगा कि वो बोले, है ना। तो इसको हम एक केस के माध्यम से जानेंगे। इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य का केस था। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रगान के मामले के नाम से ये केस बड़ा फेमस है। 1986 का केस है। और हुआ क्या था कि इस मामले में न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की उसे अनुमति नहीं देता, है ना, उसे परमिशन नहीं देता। इस मामले में हुआ क्या था कि केरल के एक स्कूल में ईसाई समाज के कुछ छात्र थे, कुछ स्टूडेंट्स थे और स्कूल में इससे इस कारण उनको निकाल दिया गया था क्योंकि उन्हें राष्ट्रगान उन्होंने गाने से जो था वो इनकार कर दिया था।
और लेकिन वो बाकायदा राष्ट्रगान गाने के लिए आदरपूर्वक खड़े हो गए थे। भले ही उन्होंने ना गाया हो, लेकिन वो खड़े तो हुए थे, लेकिन उन्होंने गाया नहीं था बस राष्ट्रगान। तो केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई इसके लिए कि वो खड़े हुए लेकिन उन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाया, इस आधार पर उन्हें जो था वो स्कूल से निकाल दिया। अब देखिए क्या हुआ कि न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया, केरल हाई कोर्ट ने, और निर्णय दिया कि राष्ट्रगान गाना उनका मूल कर्तव्य था, उनका निष्कासन विधि मान्य था एक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट में फिर इसके खिलाफ जो थी वो अपील फाइल की गई। हाई कोर्ट के विनिश्चय को सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया, निर्णय दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सके। इस कारण आदेश के द्वारा जो आर्टिकल 19 है उसमें दी गई भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, ये अवैध है और बोलने की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। मतलब जो केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उनकी तरफ से, उन स्टूडेंट्स की तरफ से, कि उनको स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो राष्ट्रगान गाने के लिए सिर्फ खड़े हुए थे, उन्होंने गाया नहीं था राष्ट्रगान। तो उस याचिका को कोर्ट ने तो कर दिया खारिज, केरल हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि ये तो उनकी ड्यूटी थी और उनका निष्कासन बिल्कुल सही था कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब अपील की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को उलट दिया, जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करता हो। आर्टिकल 19 में तो ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक तरीके से उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार भी आता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस वीडियो में जो बोलने की स्वतंत्रता थी, जो राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन था, उसको केसेस के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे जितने भी केसेस आपको बताए हैं वो बोलने की स्वतंत्रता में जो राइट टू स्पीच है और जो राइट टू फ्रीडम जो भी दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार में, जो बोलने की स्वतंत्रता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है और सबसे पहला जो फ्रीडम है वो यही है आर्टिकल 19 में। तो मैंने उसे केसेस के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। जितने भी मैंने यहाँ पर केसेस बताए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस स्वतंत्रता के लिहाज से। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।